देखिएगा ग्राफ बताने जा रहे हैं। क्या होता है ग्राफ, पहचानिए सबसे पहले। जैसे हमारे पास वेरिएबल होते हैं, ठीक है ना, वेरिएबल क्वांटिटीज होती हैं। आपने देखा दो टाइप की वेरिएबल होते हैं, एक होते हैं इंडिपेंडेंट, दूसरा क्या होता है डिपेंडेंट, ठीक है ना। एक होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल और दूसरा क्या होता है डिपेंडेंट वेरिएबल। ये भी वेरी करता है टाइम के साथ या किसी भी साथ, मतलब ये भी वैल्यू जो है वेरिएबल है, ये भी चेंज होती है और ये भी चेंज होती है, लेकिन ये किसी पर डिपेंड नहीं करती, ये अपना खुद से ही है ना, ये चेंज होती रहती है। लेकिन ये अगर चेंज होती है तो किसी में चेंज होने की वजह से, ठीक है ना। अगर x क्या है इंडिपेंडेंट है तो डिपेंडेंट क्या कहलाएगा फंक्शन ऑफ x। जैसे जैसे चेंजेस आप x में करोगे वैसे वैसे चेंजेस आपको fx में देखने को मिलेगा। मतलब यहाँ पे है दोनों वेरिएबल, x भी फिक्स नहीं है और fx भी फिक्स नहीं है, बट x का जो वेरिएशन है वो इंडिपेंडेंटली होता है, बट जो fx का वेरिएशन है वो डिपेंडेंट अपॉन x है। जैसे जैसे x में चेंजेस होंगे वैसे वैसे आपको fx में चेंजेस देखने को मिलेंगे। समझ रहे हैं बात को। वेरिएबल दोनों है, चेंजेस दोनों में होने हैं, इसमें इंडिपेंडेंटली और इसमें क्या डिपेंडेंटली। आगे समझिए ग्राफ का रोल क्या है। ग्राफ ना एक विजुअलाइजेशन है, एक पिक्चर है। क्या है ग्राफ? ग्राफ एक पिक्चर है जो कि वेरिएशन को शो करती है। किसके वेरिएशन को? वेरिएबल्स के वेरिएशन को, ठीक है ना। और वेरिएबल को, वेरिएबल्स के वेरिएशन को इस तरह के शो करती है कि दोनों के दोनों वेरिएबल एक साथ चेंज हो, ठीक है ना। तो व्हाट इज द ग्राफ? ग्राफ इज द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द चेंजेस इन क्वांटिटीज, या इट इज द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वेरिएशन ऑफ द क्वांटिटीज, वेरिएशन ऑफ दोज क्वांटिटीज विच चेंज टुगेदर, ठीक है ना। अगर दो क्वांटिटीज हैं और वो एक साथ चेंज करती हैं एक दूसरे के रेफरेंस में, तो उस चेंज को शो करने के लिए हम किसकी हेल्प लेते हैं? ग्राफ की हेल्प लेते हैं। ग्राफ से होता क्या है, जब हम फंक्शन ऑपरेट करते हैं ना, फंक्शन ऑपरेट करते हैं मतलब एक क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी पे डिपेंड करती है। जैसे कि fx जो है वो x पे डिपेंड करता है, तो हमारे पास बहुत सारे मेथड्स हैं उनको सॉल्व करने का, उनकी अननोन क्वांटिटीज को ऑब्टेन करने का, इंटरसेक्टिंग पॉइंट फाइंड करने का, सॉल्यूशन फाइंड करने का। लेकिन जो ग्राफ है ना, ग्राफ बहुत ही कम कैलकुलेशन से, बहुत ही आसानी से उस चीज को हम फाइंड कर सकते हैं। समझ रहे हैं बात को। मतलब ग्राफ का जो यूज है, ग्राफ हम क्यों पढ़ रहे हैं? ग्राफ इसलिए पढ़ रहे हैं जो बड़े बड़े इक्वेशंस के हम सॉल्यूशन फाइंड करते थे, इंटरसेक्टिंग पॉइंट फाइंड करते थे, वो सारी चीजें बहुत ही कम कैलकुलेशन में, बहुत ही कम मेहनत में, बहुत ही इजीली ऑब्टेन करने के लिए हम ग्राफ की हेल्प लेते हैं, ठीक है ना। ग्राफ क्या शो करता है? ग्राफ शोज द वेरिएशन बिटवीन द टू क्वांटिटीज विच चेंज टुगेदर। उन दो क्वांटिटीज के वेरिएशन को प्लॉट करता है जो कि एक साथ चेंज होती हैं। उन दो क्वांटिटीज में कौन कौन सी क्वांटिटी होती हैं? एक होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। क्या होता है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और दूसरा होता है डिपेंडेंट वेरिएबल। है दोनों वेरिएबल, मतलब ये दोनों की दोनों चेंज होती हैं, बट ये इंडिपेंडेंट और ये क्या है डिपेंडेंट। हम ग्राफ को प्लॉट करने के लिए टू डायमेंशनल कार्टेशियन प्लेन का यूज करते हैं। ये कहलाती है हॉरिजॉन्टल एक्सिस, और इसी को अपन कार्टेशियन सिस्टम में एक्स एक्सिस भी बोलते हैं। ये कहलाती है वर्टिकल एक्सिस, और इसी को हम क्या बोलते हैं? वाई एक्सिस बोलते हैं। याद रखें जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है जनरली हम उसको कहां प्लॉट करते हैं? एक्स एक्सिस पे प्लॉट करते हैं। कहां प्लॉट करते हैं? एक्स एक्सिस पे। इससे भी आप समझ सकते हैं, आपने देखा होगा y इज द फंक्शन ऑफ x। कार्टेशियन में अपन y को क्या बोलते हैं? फंक्शन ऑफ x बोलते हैं। मतलब y को क्या बोलते हैं? y इज द फंक्शन दैट डिपेंड्स अपॉन x। मतलब x हो गया इंडिपेंडेंट और y क्या हो गया डिपेंडेंट। इसलिए ग्राफ बनाते समय हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल को कहां ड्रॉ करेंगे? x में, और डिपेंडेंट वेरिएबल को कहां ड्रॉ करेंगे? y में। फिलहाल अपन बात कर रहे हैं ग्राफ्स ऑफ मोशन, ठीक है ना। ग्राफ्स फॉर मोशन, मोशन के लिए अपन ग्राफ्स की बात कर रहे हैं। तो मोशन के जो पैरामीटर हैं वो मेनली टाइम पे डिपेंड करते हैं, चाहे वो पोजीशन हो, चाहे वो वेलोसिटी हो, चाहे वो एक्सेलरेशन हो। पूरी की पूरी मोशन जो है किस पे डिपेंड करती है? टाइम पे डिपेंड करती है, टाइम के रेफरेंस में होती है। तो टाइम यहाँ पे क्या है? इंडिपेंडेंट है। टाइम क्या है? इंडिपेंडेंट है। इसीलिए हमेशा टाइम को हम कहां रखेंगे? एक्स एक्सिस में। तो एक्स एक्सिस में किसको रखते हैं अपन? इंडिपेंडेंट वेरिएबल को। इस पूरे एंटायर मोशन के पैरामीटर्स में सब कुछ किसके रेफरेंस में होता है? टाइम के रेफरेंस में होता है। इसलिए टाइम क्या हुआ? इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया।
इसलिए अपन उसको कहाँ रखते हैं, एक्स एक्सेस में रखते हैं। कहाँ रखते हैं, एक्स एक्सेस में। अब हमें डिसाइड करना हम कौन सा वाला ग्राफ बना रहे हैं। हम पोजीशन टाइम ग्राफ भी बना सकते हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी बना सकते हैं और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ भी बना सकते हैं। पोजीशन टाइम ग्राफ मतलब अगर ऑब्जेक्ट मूविंग है मतलब वो क्या कर रहा है, पोजीशन को चेंज कर रहा है। मतलब किस में वेरिएशन है, पोजीशन में वेरिएशन है। किसके रेफरेंस में, टाइम के रेफरेंस में। तो कौन सा ग्राफ बनेगा, पोजीशन टाइम ग्राफ। इधर पे पोजीशन होगी इन मीटर्स और इधर पे क्या होगा, टाइम इन सेकेंड्स जनरली। बाकी फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखते हैं। अगर हम बात करें वेलोसिटी टाइम ग्राफ की तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेलोसिटी और ये टाइम है ये। अगर मैं बात करूं एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ की, ये हो जाएगा एक्सेलरेशन और ये हो जाएगा क्या, टाइम। समझ में आ गया। फिलहाल अपन बात करने जा रहे हैं पोजीशन टाइम ग्राफ की, ठीक है ना। किसकी बात कर रहे हैं, पोजीशन टाइम ग्राफ की बात कर रहे हैं। ऐसा सोच के चलिए कि जो ऑब्जेक्ट उसने मूविंग स्टार्ट कर दिया या मोशन स्टार्ट कर दिया, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट ने मोशन स्टार्ट कर दिया है। अगर ऑब्जेक्ट ने मोशन स्टार्ट कर दिया, हो सकता है वो कहां से स्टार्ट किया हो, घर से स्टार्ट किया हो, जीरो लोकेशन से स्टार्ट किया हो। t1 टाइम के बाद ये कहां पहुंच चुका है, x1 पे पहुंच चुका है और t2 टाइम के बाद ये कहां पहुंच चुका है, x2 में पहुंच चुका है। समझ रहे हैं बात के। t1 टाइम पे ये कहां पहुंच चुका है, x1 पे पहुंच चुका है और t2 टाइम पे ये कहां पहुंच चुका है, x2 में पहुंच चुका है। ये इसका इनिशियल और ये क्या, फाइनल। फाइनली ये इस तरीके से ट्रेवल किया। अब देखिए आप ध्यान से, ये जो डिस्टेंस है ये कितना है, x2 माइनस x1। क्यों, यहां से यहां तक x2 है, यहां तक x1 है, तो ये कितना बचा, x2 में से x1 हटा दो, ये कितना बचा, t2 माइनस t1। अगर इस एंगल को थीटा पे बोले तो इन ट्राइंगल ABM tan थीटा क्या आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस BM अपॉन AM। आगे देखिए tan थीटा क्या आ गया, BM मतलब चेंज इन पोजीशन x2 माइनस x1 और AM क्या आ गया, टाइम इंटरवल t2 माइनस t1। तो आप क्या देख पा रहे हो, ये जो पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप है tan थीटा, वो क्या बताना चाह रहा है, डेल एक्स अपॉन डेल टी। और डेल एक्स अपॉन डेल टी क्या होता है मालूम आपको, एवरेज वेलोसिटी। क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी। मतलब आप क्या बोल सकते हो कि आप पोजीशन टाइम ग्राफ के स्लोप की हेल्प से क्या फाइंड करोगे, एवरेज वेलोसिटी फाइंड करोगे। अब अगर आपको एवरेज वेलोसिटी फाइंड करनी है तो कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है, सीधे आप क्या फाइंड कर लो, स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ। अगर आप पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप फाइंड कर लेते हैं, मींस आप क्या फाइंड कर लोगे, एवरेज वेलोसिटी फाइंड कर लोगे। हो गया ना एवरेज वेलोसिटी, आसान, समझ में आ गया। चलिए आगे देखिएगा। अब हम देखते हैं इसी पोजीशन टाइम ग्राफ में क्या क्या और भी पॉसिबिलिटीज हैं, ठीक है ना। चलिए नोट करिए इसको स्पीड से। अब देखिए ग्राफ आपको कैसा दिखाई दे, क्या क्या हो सकता है। ये ग्राफ कोई भी हो, मैं आपको कॉमन आइडिया बता देता हूं, ठीक है ना। जैसे कि मैंने ग्राफ बनाया, फिलहाल पोजीशन टाइम ग्राफ की मैं बात कर देता हूं। ये समझिए, ये मैंने कोई ग्राफ बनाया, मैं नाम नहीं दे रहा हूं। ये देखिए ये क्या है, स्ट्रेट लाइन है। ये देखिए ये क्या है, ये भी स्ट्रेट लाइन है। अच्छे से देखते हैं ये बराबर, ये भी स्ट्रेट लाइन है और ये भी स्ट्रेट लाइन है। इसको देखिए, ये भी क्या है, ये भी स्ट्रेट लाइन है। समझिएगा, अभी मैं ग्राफ का नाम नहीं देता। ये आप देख रहे हैं कुछ ये इस तरीके का, ये आप देख रहे हैं कुछ इस तरीके का, ठीक है ना। समझिएगा बात को। ये चीज भी देखी आपने, ये भी देखी, ये भी देखा, है ना, ये भी देखा। समझिए इसका मतलब क्या होता है। देखिएगा, अभी मुझे नहीं पता ये कौन से वाले ग्राफ है, अभी कोई बात नहीं कर रहे हैं अपन, ठीक है ना। ग्राफ का नाम नहीं ले रहे हैं अभी फिलहाल, ठीक है। चलिए, इसमें आप क्या देख पा रहे हो, ये पक्का इंडिपेंडेंट है, ये पक्का क्या है, डिपेंडेंट, चाहे जो भी हो, समझना। ये क्या देख रहे हो आप, स्ट्रेट लाइन। क्या देख रहे हो, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बताता है हमेशा यूनिफॉर्म चेंज। क्या बताता है ये, यूनिफॉर्म चेंज। तो किसमें चेंज, क्योंकि एक्स का चेंज तो इंडिपेंडेंट है, खुद ही कंसीडर करते हैं, तो मेन चेंज किसमें हो रहा है, वाई में। तो ये जो ग्राफ है स्ट्रेट लाइन, ये क्या बताता है, यूनिफॉर्म चेंज। किसमें, इन वाई, यूनिफॉर्म चेंज इन वाई। ये भी स्ट्रेट लाइन है, ये भी क्या बताता है, यूनिफॉर्म चेंज इन वाई। समझ रहे हैं बात को। बट ये नॉन यूनिफॉर्म है,
तो ये क्या बताता है, नॉन यूनिफॉर्म चेंज इन y। ये कैसा है भाई, ये पैरेलल टू x एक्सेस है, आप खुद भी समझ सकते हो, चाहे टाइम t1 लो, t2 लो, t3 लो, t4 लो, t5 लो, t6, कुछ भी टाइम लो आप, या हॉरिजॉन्टल में कहीं पे भी वेरिएशन करा दो, चाहे आप यहां रहो, चाहे यहां, चाहे यहां, चाहे यहां, कितना भी हॉरिजॉन्टल में मूव कर लो, वर्टिकल नहीं एक्सटेंड हो रहा। इसका मतलब क्या हुआ, नो चेंज इन y, नो चेंज इन y। क्या समझ में आया, नो चेंज इन y। अगर आप इस सिचुएशन में हैं, इसका मतलब y में कोई चेंज नहीं होगा। इसको भी समझिए, नॉन यूनिफॉर्म चेंज, क्या समझ रहे हैं, नॉन यूनिफॉर्म चेंज इन y। अब मजे की बात समझो, सर आप इसको भी यूनिफॉर्म चेंज इन y बोल रहे हो, इसको भी यूनिफॉर्म चेंज इन y बोल रहे हो, इसको भी नॉन यूनिफॉर्म बोल रहे हो और इसको भी नॉन यूनिफॉर्म बोल रहे हो, तो ये दो अलग अलग बनाने का मतलब क्या है। बिल्कुल सही बात है। अच्छा सोच रहे हो आप कि ये भी स्ट्रेट लाइन है और ये भी स्ट्रेट लाइन है, तो जब भी आपको ग्राफ का स्लोप स्ट्रेट लाइन मिलेगा, इसका मतलब है देयर इज द यूनिफॉर्म चेंज इन y। y मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल, उस टाइम पे जो भी होगा, चाहे वो पोजीशन हो, चाहे वो वेलोसिटी हो, चाहे वो क्या हो, एक्सेलरेशन हो, या दूसरी भी कोई क्वांटिटी हो। अब अगर मोशन की बात कर रहे हैं, इसलिए किसी और क्वांटिटी को डिस्कस नहीं करना चाहते। तो हमने क्या देखा, स्लोप ऑफ द ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन, इट मींस देयर इज द यूनिफॉर्म चेंज इन y, यूनिफॉर्म चेंज इन y, यूनिफॉर्म चेंज इन y। दोनों जगह कॉमन बात क्या है, चेंज। आप किसको चेंज बोलते हैं, कोई पहले 8 था 4 पे आ गया, ये भी चेंज है, 4 पे था 8 में पहुंच गया, ये भी चेंज है, ठीक है ना। हो सकता है दोनों यूनिफॉर्मली हो, तो चेंज का मतलब इंक्रीज होना भी होता है और चेंज का मतलब डिक्रीज होना भी होता है। तो जब आपको इस टाइप की स्ट्रेट लाइन दिखेगी मतलब यूनिफॉर्म इंक्रीजिंग, और इस टाइप की दिखेगी मतलब यूनिफॉर्म डिक्रीजिंग। मैं लिख नहीं रहा हूं, मैंने एरो बना दिया। जब आपको इस टाइप का स्ट्रेट लाइन दिखेगा, इसका मतलब है यूनिफॉर्म इंक्रीजिंग, और जब इस टाइप का दिखेगा तो यूनिफॉर्म डिक्रीजिंग। इसका एक दूसरा मेथड भी है, अगर स्ट्रेट लाइन है या नहीं है जो भी है, अगर हम पैरेलल टू एक्स एक्सिस कोई लाइन खींचते हैं, अगर हम पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल एक्सिस कोई लाइन खींचते हैं, वो लाइन अगर स्लोप के साथ, वो लाइन अगर स्लोप के साथ क्या बनाता है, एक्यूट एंगल, क्या बनाता है, एक्यूट एंगल, तो चेंज का मतलब क्या होगा, इंक्रीजिंग। चेंज का मतलब क्या होगा, इंक्रीजिंग। क्यों होगा, क्योंकि स्लोप का मतलब क्या होता है, टेन थीटा। स्लोप यहां पे कौन रिप्रेजेंट करता है, टेन थीटा, एंड फॉर थीटा इज स्मॉलर देन 90 डिग्री। मतलब किसके लिए, एक्यूट एंगल के लिए टेन थीटा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। पता है आपको, फॉर थीटा स्मॉलर देन 90 डिग्री के लिए टेन थीटा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। यहां पे आइए, यहां भी हम पैरेलल टू एक्स एक्सिस कुछ लाइन ड्रॉ करते हैं। देख रहे हैं आप ये एंगल, क्या ये एक्यूट है, बिल्कुल भी नहीं है। ये थीटा क्या है, बोलिए, ग्रेटर देन 90 डिग्री है, और ग्रेटर देन 90 डिग्री के लिए चेंज कैसा होगा, चेंज होगा डिक्रीजिंग। क्यों होगा, फॉर थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री टेन थीटा क्या होगा, नेगेटिव होता है। टेन थीटा क्या होता है, नेगेटिव। तो ये लाइन किसको शो कर रही है, यूनिफॉर्म डिक्रीजिंग, यूनिफॉर्मली डिक्रीजिंग, क्या y, या y इज यूनिफॉर्मली डिक्रीजिंग, y इज यूनिफॉर्मली डिक्रीजिंग। तो अगर एक्यूट एंगल है तो इंक्रीजिंग, और ऑब्ट्यूज एंगल है तो क्या, डिक्रीजिंग। आगे समझिएगा, ये क्या दिख रहा है आपको, नॉन यूनिफॉर्मली डिक्रीजिंग। समझना आप बात को, नॉन यूनिफॉर्मली क्या है, ये डिक्रीजिंग है। कहीं पे भी ले लो आप, थीटा क्या आ रहा है, हर केस में थीटा क्या आ रहा है, ग्रेटर देन 90 आ रहा है। तो ये क्या बता रहा है, यूनिफॉर्मली डिक्रीजिंग। ये मैंने एरो बना दिया डिक्रीजिंग का, इसको समझ लो यार। इसमें हर जगह क्या बन रहा है, एंगल एक्यूट बन रहा है, हर जगह एंगल क्या बन रहा है, एक्यूट बन रहा है। थीटा क्या है हर जगह पे, लेस देन 90 डिग्री। क्या मतलब हुआ इसका, यूनिफॉर्मली नॉन यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग। क्या हुआ, नॉन यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग। और यहाँ पे थीटा की वैल्यू तो 0 डिग्री है, तो स्लोप क्या आ रहा है, स्लोप आ रहा है 0। स्लोप 0 आ रहा मतलब नो चेंज इन
y, नो चेंज इन y। तो आप समझिएगा ये बस 5-6 टाइप ही हैं जो आपको ग्राफ में देखने को मिल रहे हैं। समझ लो पहले नंबर 2 चीजें, पहले तो स्ट्रेट लाइन, दूसरा कर्व। अगर स्लोप स्ट्रेट लाइन है तो एक बात तो पक्की है, देयर इज द यूनिफॉर्म चेंज इन y, क्लियर। दूसरा, अगर वो स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, अगर वो स्ट्रेट लाइन क्या है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, इसका मतलब क्या है, नो चेंज इन y, नो चेंज इन y, इट मींस y इज कांस्टेंट। नो चेंज इन y मींस क्या, y इज कांस्टेंट। दूसरा, अगर स्ट्रेट लाइन नहीं है, क्या है, कर्व है, क्या है, कर्व। तो कर्व है तो डेफिनेटली एक बात श्योर हो जाती है, नॉन यूनिफॉर्मली चेंज इन y या नॉन यूनिफॉर्म चेंज इन y। क्लियर हो गया, क्या क्लियर हो जाएगी, नॉन यूनिफॉर्म चेंज इन y। आगे बात करते हैं। अब अगर एंगल, अगर हम पैरेलल टू एक्स एक्सिस ड्रॉ करते हैं, अगर हम कोई भी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस ड्रॉ करते हैं, अगर वो स्लोप के साथ एक्यूट एंगल बनाती है, क्या बनाती है, एक्यूट एंगल बनाती है, इसका मतलब क्या हो रहा है, यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है, यूनिफॉर्मली इंक्रीज। अगर ऑब्ट्यूज एंगल बनाता है तो क्या होगा, यूनिफॉर्मली डिक्रीज। क्या होगा, यूनिफॉर्मली डिक्रीज। अगर ये क्या बनाता है, ऑब्ट्यूज बनाता है, मतलब क्या हो रहा है, यूनिफॉर्मली डिक्रीज। ये क्या बना रहा है, एक्यूट बना रहा है, मतलब क्या हो रहा है, यूनिफॉर्मली इंक्रीज। लेकिन ये 0 बना रहा है, मतलब क्या, नो चेंज इन y, नो चेंज इन y। समझ में आ गया आपको। पोजीशन टाइम ग्राफ भी क्लियर हो गया है, पोजीशन टाइम ग्राफ की सारी कहानियां मालूम चल गई हैं। और ये हर टाइप के ग्राफ के लिए है, इसके लिए कैसा भी ग्राफ बनाओगे ये वेरिएशन आपको जज करना बहुत ही आसान रहेगा। समझ में आ गया बढ़िया से। चलिए नोट तो करना ही करना है, इसको नोट कर लीजिए, सॉरी नोट कर लीजिए, ये चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूरा एकदम सिस्टमैटिक। देखिए आगे, नोट करने में लापरवाही नहीं करनी है। तो मैंने आपको बताया पोजीशन टाइम ग्राफ क्या बताता है, पोजीशन टाइम ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप बताता है वेलोसिटी। कौन सी वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी बताता है। क्या बताता है, एवरेज वेलोसिटी। चलिए आगे बात करते हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ की बात करते हैं। वेलोसिटी टाइम ग्राफ समझिएगा, ये मैंने ग्राफ बनाया हुआ है, ये ऑब्जेक्ट ने यहां से चलना स्टार्ट किया, ये u वेलोसिटी है, ठीक है ना। और t टाइम के बाद, t1 टाइम के बाद ये v1 पे पहुंच गया, और t2 टाइम के बाद कहां पहुंच गया, ये v2 पे पहुंच गया। ऐसे समझ लो, ये v1 और ये क्या है, v2 है। अपन ऐसे देख लीजिए, ठीक है। अगर हम बात करें इधर से इधर तक की, तो टाइम इंटरवल कितना है, t2 माइनस t1, और इधर पे कितना है, v2 माइनस क्या, v1। इस एंगल को थीटा बोल देते हैं, इसका नाम ABC रख देते हैं। इन ट्राइंगल ABC tan थीटा इज इक्वल्स टू क्या आएगा, BC अपॉन AB, अपेंडिको अपॉन बेस, अपेंडिको कितना, डेल्टा V, V2 माइनस V1 को क्या बोलेंगे, चेंज इन V, और T2 माइनस T1 को क्या बोलेंगे, चेंज इन टाइम। tan थीटा मतलब स्लोप, इस ग्राफ का स्लोप। क्या बताना चाह रहा, V2 माइनस V1 अपॉन T2 माइनस D1, मतलब चेंज इन V अपॉन चेंज इन T। क्या कहलाता है ये, एवरेज एक्सेलरेशन। क्या कहलाता है, एवरेज एक्सेलरेशन। मतलब कि अगर आपको VT ग्राफ दिया है, क्या दिया है, VT ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर आपको गिवन है और आपने उसका स्लोप फाइंड कर लिया, मतलब आपने क्या फाइंड कर लिया, एवरेज एक्सेलरेशन। अगर आपको ग्राफिकल मेथड से एवरेज एक्सेलरेशन फाइंड करना है तो आप क्या करोगे, आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप फाइंड करोगे। अगर आपने वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप फाइंड कर लिया, इसका मतलब है कि आपने एक्सेलरेशन फाइंड कर लिया। क्या फाइंड कर लिया, एक्सेलरेशन फाइंड कर लिया। क्लियर हो रही है बात। चलिए आगे देखिए, दूसरी चीज एक और बात समझो, आगे देखो, ये क्या भाई, चेंज इन टाइम, और ये क्या है, चेंज इन वेलोसिटी। ऐसे समझो, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है ना। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट अपॉन क्या, टाइम। बात समझिएगा अच्छे से, या चेंज इन वेलोसिटी बोल दें, ठीक है। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। या हम बात करें इसके एरिया की, ये जो एरिया है आप देख रहे हो, आप एक फंक्शन में इस तरफ बढ़ रहे हो टाइम में, और ठीक है ना, आप टाइम की डायरेक्शन में बढ़ रहे हो। जो स्ट्रिप है ये टाइम की विड्थ बताती है, ठीक है ना। ये स्ट्रिप्स क्या है, टाइम की विड्थ बताती है, और वो फंक्शन का मैनर वो क्या है, वेलोसिटी में है। फंक्शन किस मैनर में है, वेलोसिटी के मैनर में है। हमने क्या देखा कि
क्या है आपके पास, एरिया ऑफ ग्राफ, एरिया ऑफ ग्राफ डीए इज इक्वल्स टू क्या आएगा, डीए इज इक्वल्स टू आएगा इंटीग्रेशन ऑफ, क्या दिख रहा है आपको, इंटीग्रेशन ऑफ क्या देखिएगा, वी फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू क्या, डी टी, कहां से कहां तक, T1 से लेके कहां तक, T2 तक। तो डीए की वैल्यू क्या आ गई, ए की वैल्यू क्या आ गई, इंटीग्रेशन ऑफ डीए, और डीए क्या था बताइए, वी डी टी, डीए क्या था, वी डी टी। क्यों, अगर हम इसका एरिया फाइंड करें, थोड़ी देर के लिए मैं इसको ना ट्राइंगल बोल देता हूं, ठीक है ना, या मैं इस पोर्शन को ले लेता हूं, मैंने क्या बोला, ट्राइंगल बोला। अगर मैं इसको ट्राइंगल बोलता हूं और मुझे इसका एरिया फाइंड करना हो, तो एरिया का फॉर्मूला क्या, बेस इनटू हाइट, बेस में क्या है, चेंज इन टाइम, हाइट में क्या है, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी इनटू टाइम होता क्या है, वेलोसिटी इनटू टाइम तो क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है, वेलोसिटी इनटू टाइम क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है, जबकि वो तो इसका एरिया है। चलो मैं इसको कुछ और मान लेता हूं, चलो इसको ट्रेपेजियम मान लेता हूं। ट्रेपेजियम अगर मानता हूं और इसका मैं एरिया फाइंड करता हूं, तो मुझे एरिया फाइंड करते समय क्या मिलेगा, बेस इनटू हाइट, क्या मिलेगा, बेस इनटू हाइट, और बेस कैसा है, टाइम, और हाइट क्या है, वेलोसिटी। मतलब मैं अगर इसका एरिया फाइंड करने जा रहा हूं, मतलब मुझे क्या मिल रहा है, वेलोसिटी इनटू क्या, टाइम। इसका जो एरिया डीए आ रहा है वो क्या आ रहा है, वी इनटू क्या, डी। तो मैं एरिया क्या फाइंड कर लूंगा, इंटीग्रेशन ऑफ वी डी टी, T1 से लेकर कहां तक, T2 तक। मतलब कि अगर आपको डिस्प्लेसमेंट चाहिए, क्या चाहिए, डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको फाइंड करना पड़ेगा एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। क्या फाइंड करना पड़ेगा आपको, एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, क्योंकि एरिया क्या आ रहा है, वीडीटी, और वीडीटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी इनटू टाइम इंटरवल क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी इनटू टाइम इंटरवल क्या होता है बताइए, डिस्प्लेसमेंट। तो अगर आप डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया फाइंड करना पड़ेगा। इस तरीके से आ गया समझ में। तो आप इस ग्राफ की हेल्प से एवरेज एक्सेलरेशन भी फाइंड कर सकते हो और साथ ही साथ डिस्प्लेसमेंट भी फाइंड कर सकते हो। समझ आ गया। चलिए आगे देखिए, नोट कर लीजिए प्लीज इसको। अब मैं बात कर रहा हूं एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ की, ठीक है ना। किसकी बात कर रहे हैं, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, ये एक्सेलरेशन है, ये टाइम है। T1 टाइम पे जो एक्सेलरेशन था वो A1 था, और T2 टाइम पे जो एक्सेलरेशन था वो क्या था, A2 था। ये देख लीजिए आप ऐसे, ये वेरिएशन हो गया। ये क्या है, चेंज इन एक्सेलरेशन A2 माइनस A1, और ये क्या है, T2 माइनस क्या, T1। ये थीटा है, इसका नाम अपन ABC रख देते हैं। अगर हम बात करें इसके स्लोप की इन ट्राइंगल ABC, तो tan थीटा इज इक्वल्स टू क्या, परपेंडिकुलर अपॉन बेस A2 माइनस A1 अपॉन T2 माइनस T1। मतलब tan थीटा इज इक्वल्स टू चेंज इन एक्सेलरेशन अपॉन चेंज इन टाइम। मतलब कि हमारे पास ऐसी कोई क्वांटिटी नहीं होती जो चेंज इन एक्सेलरेशन अपॉन चेंज इन टाइम के बराबर होती है। मतलब स्लोप से हमें कोई नई क्वांटिटी देखने को नहीं मिल रही है। ये क्या बताता है, रेट ऑफ चेंज इन एक्सेलरेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो रेट ऑफ चेंज इन एक्सेलरेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम हमारे पास कोई क्वांटिटी नहीं है। वहीं कहीं दूसरी बात समझो, हमने क्या पढ़ा है भाई, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन क्या, टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या आती है बताइए, एक्सेलरेशन इनटू क्या, डेल्टा टी। अगर मैं बोल दूं कि डेल्टा टी बहुत छोटे छोटे टुकड़े थे तो डी भी इक्वल क्या आएगा, ए डी टी आएगा। और ए डी टी क्या है, ये एक्सेलरेशन है और ये चेंज इन टाइम है। एक्सेलरेशन और चेंज इन टाइम का जो प्रोडक्ट है वो क्या बताएगा, इस ग्राफ का एरिया, ठीक है ना। इस ग्राफ में इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस और वर्टिकल एक्सिस का जो प्रोडक्ट है वो क्या बताएगा, इस ग्राफ का एरिया। जबकि अगर हम इसको टाइम बोल रहे हैं और इसको एक्सेलरेशन बोल रहे हैं, तो एक्सेलरेशन और टाइम इंटरवल का प्रोडक्ट क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी। मतलब कि इसके एरिया के हेल्प से हम क्या फाइंड कर सकते हैं, चेंज इन वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं। क्या फाइंड कर सकते हैं, चेंज इन वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं। मतलब चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल टू एरिया ऑफ एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, एरिया ऑफ एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। आई बात समझ में। तो हम चेंज इन वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं किसकी हेल्प से, एरिया ऑफ वेलोसिटी एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ की हेल्प से। आया समझ में। तो व्हाट इज चेंज इन वेलोसिटी, इट इज द एरिया ऑफ एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। फाइनली आप ये समझो, आप एक नए कंक्लूजन पे आ गए। ये चीज समझ में आ गई आपको। ये क्या है, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, वेरिएशन इन एक्सेलरेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। इसका स्लोप हमें किसी नई क्वांटिटी के बारे में नहीं बता रहा है,
या हम ऐसी कोई क्वांटिटी नहीं जानते हैं या नहीं होती है। दूसरा, अगर आप इसका एरिया फाइंड करते हो तो एरिया क्या आएगा, एक्सेलरेशन इनटू टाइम, और हमको मालूम है एक्सेलरेशन इनटू टाइम इंटरवल क्या कहलाता है, चेंज इन वेलोसिटी। तो अगर हम इसमें चेंज इन वेलोसिटी फाइंड करना चाहते हैं तो हमें इस ग्राफ पर क्या फाइंड करना पड़ेगा, एरिया फाइंड करना पड़ेगा। फाइनली हम इन सब ग्राफ की हेल्प से कुछ नए कंक्लूजन से पहुंच रहे हैं। नोट करिए जल्दी इसको। वो नए कंक्लूजन्स क्या हैं समझिएगा। हम बात करें पोजीशन टाइम ग्राफ की, हम बात करें वेलोसिटी टाइम ग्राफ की, और हम बात करें एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ की। समझिएगा, अगर हम बोले पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप हमें क्या देता है, तो पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप हमें क्या देता है, एवरेज वेलोसिटी देता है। हमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है, हमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप एवरेज एक्सेलरेशन देता है। हमें एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है, वो कुछ नहीं देता। समझ रहे हैं, वो क्या है, कुछ भी नहीं देता। अगर हम बात करें कि हमको पोजीशन टाइम ग्राफ का एरिया क्या देता है, तो एरिया कुछ नहीं देता। समझ रहे हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया क्या देता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया हमें डिस्प्लेसमेंट देता है। फिर हमको एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का एरिया क्या देता है, ये देता है चेंज इन वेलोसिटी। क्या देता है, चेंज इन वेलोसिटी। मतलब क्या समझे हम किसी ना किसी ग्राफ से कुछ ना कुछ जरूर ऑब्टेन कर सकते हैं, लेकिन हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ को दो दो जगह यूज कर सकते हैं। इसका स्लोप भी कुछ ना कुछ देता है और उसका एरिया भी कुछ ना कुछ देता है। मतलब कि अगर आप एक्सेलरेशन फाइंड करना चाहते हो या डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना चाहते हो तो आप कौन से वाले ग्राफ का सिलेक्शन करोगे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ को सिलेक्ट करोगे। तो पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप एवरेज वेलोसिटी देता है, एरिया कुछ भी नहीं देता। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप एवरेज एक्सेलरेशन देता है और एरिया डिस्प्लेसमेंट देता है। और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का स्लोप कुछ नहीं देता और एरिया क्या देता है, चेंज इन वेलोसिटी देता है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। इस तरीके से हम ग्राफ की हेल्प से ये इतनी सारी क्वांटिटीज को ऑब्टेन कर सकते हैं, ठीक है ना। जब मैं आपको इक्वेशंस ऑफ मोशन बता रहा था तब भी मैंने आपसे वहां बोला था कि हम इक्वेशन ऑफ मोशन की हेल्प से, हम ग्राफ की भी हेल्प से इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव कर सकते हैं। मतलब मैंने बताया था आपको एक मैथमेटिकल मेथड, दूसरा कैलकुलस मेथड और एक ग्राफिकल मेथड भी होता है इक्वेशन ऑफ मोशन को फाइंड करने के लिए। तो चलिए अब अपन तैयार हो जाएं ग्राफिकल मेथड पढ़ने के लिए, ग्राफिकल मेथड फॉर इक्वेशन ऑफ मोशन। चलिए देखिए ग्राफिकल मेथड, मैंने आपको इक्वेशन ऑफ मोशन सॉल्व करना सिखाया था और उसके 3 मेथड बताए थे, है ना। एक तो मैथमेटिकल, दूसरा कैलकुलस और तीसरा क्या, ग्राफिकल मेथड। मैं आपको बता चुका हूं कि मैंने ना इक्वेशन के कुछ नाम लेट किए थे, समझिएगा। मैंने पहली इक्वेशन का नाम क्या रखा था, एक्सेलरेशन रखा था, ठीक है ना। क्या नाम रखा था, एक्सेलरेशन। और सेकेंड इक्वेशन का नाम क्या रखा था, डिस्प्लेसमेंट रखा था। क्या रखा था, डिस्प्लेसमेंट। और थर्ड इक्वेशन भी डिस्प्लेसमेंट ही है बट उसमें टाइम नहीं होता, ठीक है ना। समझिएगा, ये कोई स्टैंडर्ड बात नहीं, सिर्फ अपने याद रखने के लिए है, ठीक है ना। फर्स्ट इक्वेशन का नाम अपन ने एक्सेलरेशन रखा था, सेकंड का नाम डिस्प्लेसमेंट रखा था और थर्ड भी डिस्प्लेसमेंट ही है बट इसमें टाइम वाला पैरामीटर नहीं होता, समझिएगा। अब हम बात कर रहे हैं ग्राफिकल मेथड की। हमें ग्राफिकल मेथड से इन इक्वेशंस को डेराइव करना है। तो सबसे पहले आएगा सिलेक्शन ऑफ ग्राफ। हम कौन सा वाला ग्राफ बनाएंगे फर्स्ट इक्वेशन को डेराइव करने के लिए, कौन सा वाला ग्राफ बनाएंगे सेकंड इक्वेशन को डेराइव करने के लिए, और कौन सा वाला ग्राफ बनाएंगे थर्ड इक्वेशन को डेराइव करने के लिए। अगर मैं आपको याद दिलाऊं तो जब भी मैंने थोड़ी देर पहले आपको एक कंक्लूजन लिखाया था पोजीशन टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का, उस कंक्लूजन में मैंने लिखा कि जो पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप है वो वेलोसिटी बताता है। क्या आपको वेलोसिटी चाहिए, नहीं चाहिए। सेकेंडरी मैंने बताया आपको कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो एक्सेलरेशन बताता है। क्या आपको एक्सेलरेशन चाहिए, हाँ एक्सेलरेशन चाहिए, मतलब हमको वीटी ग्राफ की जरूरत है। आगे बात करते हैं। फिर हमने बोला था कि जो वीटी ग्राफ का एरिया है, ठीक है ना, वीटी ग्राफ का जो एरिया है अंडर द कर्व वो क्या बताता है, डिस्प्लेसमेंट बताता है। वीटी ग्राफ का एरिया क्या बताता है, डिस्प्लेसमेंट। क्या आपको डिस्प्लेसमेंट चाहिए है, हाँ हमको डिस्प्लेसमेंट चाहिए है, मतलब हम वीटी ग्राफ का यूज करेंगे डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने के लिए। मतलब वीटी ग्राफ का जो एरिया है वो क्या बताएगा, डिस्प्लेसमेंट बताएगा। क्या बताएगा, डिस्प्लेसमेंट। थर्ड इक्वेशन भी डिस्प्लेसमेंट है तो इसके लिए भी हम क्या यूज करेंगे, वीटी ग्राफ ही यूज करेंगे। चलिए आगे बात करते हैं, सोचिएगा। तो अपन को ये समझ में आया कि अगर हम इक्वेशंस को डिराइव करने जा रहे हैं, अगर हम इक्वेशन को रिलेट कर रहे हैं तो हमें किन ग्राफ्स की जरूरत होगी। तो हम क्या देख पा रहे हैं, हमको सिर्फ वीटी ग्राफ की जरूरत है।
मतलब वीटी ग्राफ एकमात्र ग्राफ है जिसकी हेल्प से हम तीनों इक्वेशंस को डराइव कर सकते हैं। मतलब अगर हम ग्राफिकल मेथड अप्लाई करने जा रहे हैं तो हमारे पास कौन सा ग्राफ होना चाहिए, वीटी ग्राफ होना चाहिए। चलिए आ जाइए वीटी ग्राफ बनाते हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, समझिएगा। चलिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ की तरफ चलते हैं। देखिए ये हमने बात किया वीटी ग्राफ का, समझिए ये वीटी ग्राफ है हमारे पास। ऑब्जेक्ट किसी वेलोसिटी u से स्टार्ट करता है और t टाइम में ये किधर पहुंच जाता है, t टाइम में v पे पहुंच जाता है, ये समझिए। तो नीचे से लेके यहां तक का वेलोसिटी, यहां तक का वैल्यू कितना v और यहां तक का वैल्यू कितना u। चलिए देखिएगा, है बात करना है स्लोप की। हम अच्छे से जानते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या बताता है, एक्सेलरेशन। मैंने ये एंगल थीटा ले लिया क्योंकि यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन है। कौन सी मोशन है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटिंग मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए कंडीशन है, इक्वेशन ऑफ मोशन जो आती है वो किसके लिए आती है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटिंग मोशन के लिए। मतलब ए का वैल्यू कांस्टेंट रहता है, ए का वैल्यू क्या रहता है, कांस्टेंट। समझिए इसको मैंने नाम दे दिया एबीसी। इन ट्राइंगल एबीसी tan थीटा मतलब स्लोप ऑफ द ग्राफ। tan थीटा क्या होना चाहिए, एक्सेलरेशन। tan थीटा क्या होगा, एक्सेलरेशन। बात समझिए। अब tan थीटा का फिलहाल फॉर्मूला क्या आएगा इधर पे, BC अपॉन AB इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। और BC का लेंथ समझिए, यहां तक का लेंथ है V, यहां तक का लेंथ है U, तो ये कितना होगा V माइनस U। ये समझ लीजिए क्या हो गया, ये V माइनस U और ये कितना हो गया, T हो गया। समझिएगा V माइनस U अपॉन T इज इक्वल टू A, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, V माइनस T इज इक्वल टू AT, देन V इज इक्वल टू क्या आ गया, U प्लस AT। और ये आपका इक्वेशन ड्राइव हो गया। कौन सा इक्वेशन है ये, फर्स्ट इक्वेशन है। किसकी हेल्प ली हमने इसको ड्रॉ करने के लिए, वेलोसिटी टाइम ग्राफ की हेल्प ली। किसकी हेल्प ली, वेलोसिटी टाइम ग्राफ की। समझिएगा फर्स्ट इक्वेशन ड्राइव हो गई आपकी। अब बात करें हम सेकेंड इक्वेशन की। सेकेंड इक्वेशन में क्या है भाई, सेकेंड इक्वेशन डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट मतलब एरिया अंडर द क्या, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। मतलब ये एरिया ही है जो डिस्प्लेसमेंट की तरफ इशारा करेगा। इसका नाम O है और इसका नाम मैं D रख देता हूं। तो डिस्प्लेसमेंट, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, एरिया अंडर द VT ग्राफ, एरिया अंडर द क्या, VT ग्राफ। तो डिस्प्लेसमेंट हुआ S और कौन सा एरिया, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। क्या बन रहा है उसमें, ट्रेपेजियम बन रहा है। भाई तुमको हमको नॉन ज्योमेट्री चाहिए पड़ेगी ना, जब नॉन ज्योमेट्री चाहिए होगी, या सॉरी नॉन ज्योमेट्री जब मालूम होगी तभी तो हम उसका एरिया आसानी से फाइंड कर पाएंगे। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या आएगा बोलिए, ODCAO, ODCAO। ट्रेपेजियम का नाम क्या, ODCAO। आगे समझिए। चलिए हम सब जानते हैं एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। आप ये देखिए दो पैरेलल साइड्स हैं, एक ये, इसकी लेंथ कितनी है U प्लस इसकी लेंथ कितनी है V और ये हाइट कितनी है T। देखिए आगे, हाफ ऑफ U प्लस V की वैल्यू क्या होगी, U प्लस AT इंटू T। तो S इक्वल क्या आएगा, U और U कितना 2U और T से इंटू होगा तो 2UT प्लस AT स्क्वायर, 2 से डिवाइड कर दो। S इक्वल क्या आ गया, UT प्लस हाफ ऑफ AT स्क्वायर। ये हो गई भैया थर्ड इक्वेशन। क्या हो गई ये, थर्ड इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है, स्लोप ऑफ VT ग्राफ, और सेकंड इक्वेशन क्या है, एरिया ऑफ VT ग्राफ। अब आती बात थर्ड इक्वेशन की। तो थर्ड इक्वेशन के लिए क्या कंडीशन है, वो भी डिस्प्लेसमेंट ही है, मतलब उसको भी हम एरिया ऑफ VT ग्राफ से फाइंड कर सकते हैं, लेकिन उसमें टाइम वाला पैरामीटर नहीं होना चाहिए। तो इसको सॉल्व करने के बाद आप यहां पे आके टाइम की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो फर्स्ट इक्वेशन से टाइम की वैल्यू क्या आएगी, V माइनस यू अपॉन ए। तो आप उस V माइनस यू अपॉन ए को इधर लाके पुट कर दीजिए। समझ रहे हैं ना, थर्ड इक्वेशन भी डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ही है, उसको भी हम VT ग्राफ के एरिया की हेल्प से ही फाइंड करेंगे। तो जो आप यहां तक फाइंड कर लोगे, यहाँ पे T दिखाई दे रहा, थर्ड इक्वेशन में T नहीं होता, तो आप T को सब्स्टिट्यूट कर दोगे V माइनस यू अपॉन ए से, तो यहाँ पे रख दोगे V माइनस यू अपॉन ए, थर्ड इक्वेशन मिल जाएगी। समझ आ रहा है, चलिए देखिएगा, ये फर्स्ट हो गया और ये सेकंड, ठीक है ना। पॉज करके इन दोनों को नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको थर्ड भी बता देता हूं। देखिए आगे मैं थर्ड इक्वेशन डराइव करने जा रहा हूं ग्राफिकल मेथड से।
देखिए जल्दी स्पीड से। थर्ड में क्या है, S इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रपेजियम। कौन सा ट्रपेजियम है भाई, ट्रपेजियम है ODCAO। S इक्वल हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। हाइट मतलब t, लेकिन हमको t का वैल्यू नहीं रखना, क्योंकि सॉरी t नहीं रखना, क्योंकि t इसमें नहीं आता इस वाले इक्वेशन में। तो t की जगह क्या आएगा, v माइनस यू अपॉन ए। कहां से फाइंड किया इसको, फर्स्ट इक्वेशन से फाइंड किया। क्या आएगा, a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2 इंटू ए, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 2as इज इक्वल्स टू v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। क्या यही होती है थर्ड इक्वेशन, समझ में आ गया। तो सेकंड जैसा ही लगभग इसको ऑपरेट करना है, बस टाइम की जगह ये वैल्यू पुट कर देना है, समझ में आ गया। तो इस तरीके से ग्राफिकल मेथड से आपको इक्वेशंस ऑफ मोशन मालूम चल गई, ठीक है ना। मतलब ग्राफ को आपने भली भांति जान लिया बहुत ही अच्छे तरीके से। अब आपको ना क्वेश्चन आने चाहिए, ग्राफ से रिलेटेड कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, या इस चैप्टर से कोई भी अगर बड़ा प्रॉब्लम किसी बड़ी परीक्षा में आता है तो डेफिनेटली वो ग्राफ से आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा रहती है, ठीक है ना। तो आपको ग्राफ आना जरूरी है, और ग्राफ से ही हम प्रॉब्लम्स को इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको आगे बात बताना चाहता हूं, नोट कीजिए इसको। अब देखिए कुछ ग्राफ के प्रॉब्लम करा रहे हैं, ठीक है ना, नोटिस कीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, द वेरिएशन ऑफ द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल मूविंग अलोंग द स्ट्रेट लाइन इज शोन इन द फिगर, ठीक है ना। ये किसको शो कर रहा है, ग्राफ में जो बना रहा हूं ये वेलोसिटी के वेरिएशन को शो कर रहा है, ठीक है ना। किसको शो कर रहा है, ये वेलोसिटी के वेरिएशन को शो कर रहा है, समझना। ये वेलोसिटी है और ये क्या है, टाइम है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनो गिवन है, ये 4 और ये क्या है 6, ये 8, ये क्या है 10, ये है 12 और ये क्या है 14, ये हो गया, ठीक है। समझिए, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल इन 12 सेकेंड, ये क्या है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। क्या है ये, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। और वेलोसिटी टाइम ग्राफ की कहानी क्या है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो एक्सेलरेशन बताता है, और जो एरिया है वो डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस बताता है। तो फिलहाल हमसे डिस्टेंस पूछा गया, मतलब हम क्या करेंगे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया फाइंड करेंगे। डिस्टेंस मतलब क्या, एरिया ऑफ वीटी ग्राफ, ठीक है ना, बात को समझिएगा। तो डिस्टेंस की बात कर रहे हैं अपन, डिस्टेंस मतलब डी, समझिए। और कब निकालना अपन को, 12 सेकंड में निकालना है। चलिए देखिए 12 सेकंड में, समझिएगा बात को। 12 सेकंड में हमको क्या करना है, एरिया फाइंड करना है, ध्यान दीजिएगा। डिस्टेंस फाइंड करना है, d इज इक्वल टू कितना, सबसे पहले समझिएगा किस तरीके से करेंगे। हमको इन चारों रीजन्स का एरिया फाइंड करना है। एक पहला रीजन ये हो गया, ठीक है ना, उसके बाद दूसरा रीजन ये हो गया, तीसरा रीजन ये हो गया, और चौथा रीजन ये हो गया। 12 सेकंड तक की बात कर रहा है, इसलिए सबसे पहले हमको क्या फाइंड करना है, हमको फाइंड करना है एरिया, ठीक है ना। इन चारों पोर्शन का हमको क्या फाइंड करना है, एरिया फाइंड करना है, समझ रहे हैं बात को। चलिए देखिए कैसे एरिया फाइंड करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट का एरिया फाइंड करते हैं, उसका नाम रखवा देता हूं मैं ABC, ये DE, ये DEF, ये FGH, ठीक है ना। देखिए सबसे पहले एरिया ऑफ ABC, एरिया का फॉर्मूला क्या, हाफ ऑफ बेस, बेस कितना बताइए 2, हाइट कितनी है बोलो 5, कितना आएगा बताइए 5 मीटर, मीटर में ही गिवन है, मीटर ही होगा, मीटर पर सेकंड स्पीड है ना, मीटर ही आएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए आप एरिया ऑफ रेक्टेंगल BCDE, क्या था बताइए, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, बेस इंटू हाइट, बेस कितना बताइए 4, 2 से 6 कितना हुआ 4, और हाइट कितनी है 5, 4 इंटू 5 कितना आ गया बताइए 20 मीटर। फिर आप इस वाले में आ जाइए, एरिया ऑफ क्या आएगा बताइए, क्या बोलेंगे इसको, DEF, हाफ ऑफ बेस, बेस कितना बताइए 4, हाइट कितनी है 5, 2 2 जा 5, 2 5 जा कितना आ गया 10 मीटर, ठीक है ना। आगे समझिए, फिर आ जाइए इस पे, ठीक है। तो इसमें कितना आएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा, FGH,
h। क्या था फॉर्मूला? हाफ ऑफ बेस, 10 और 12 में कितना? 2 का डिफरेंस है। और हाइट कितनी है इसकी? हाइट लगता नीचे नहीं गिवन। इसकी हाइट कितनी है? इसकी हाइट है 2.5। इसकी हाइट कितनी है? 2.5 है। समझिएगा, हाइट कितनी? 2.5। ये कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा? 2.5 मीटर। बात को समझिएगा, क्या क्या मिल गया आपको? ये चारों पोर्शन का एरिया फाइंड कर लिया आपने, ठीक है ना। और ये टोटल एरिया कितना आ रहा है? डिस्टेंस इज इक्वल्स टू, सबसे पहले कितना था? 5 प्लस 20 प्लस 10 प्लस 2.5। तो डी का वैल्यू कितना आ गया भाई? 37.5। डी का वैल्यू कितना आ गया? 37.5 मीटर। ऑप्शन में है, हाँ फर्स्ट ऑप्शन ही है और यही करेक्ट होगा। अगर हमको डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना होता, क्या फाइंड करना होता? डिस्प्लेसमेंट, तो वहां डायरेक्शन मैटर करती है। फिर ना हम इसकी जो लेंथ है ना, ये चूंकि नेगेटिव साइड है भाई, ये ओरिजिन है तो ये नेगेटिव साइड है, हम इसको नेगेटिव ही कंसीडर करते अगर हमें क्या फाइंड करना होता? डिस्प्लेसमेंट। लेकिन हमको डिस्टेंस फाइंड करनी है। डिस्टेंस का डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। डिस्टेंस का मतलब तो है आखिर कितना अमाउंट उसने ट्रेवल किया। तो हमने क्या देखा? 1 2 3 4, ये चारों रीजन का एरिया फाइंड किया, सबको ऐड कर दिया, दैट इज द डिस्टेंस। क्लियर हो गया? तो आप ग्राफ की हेल्प से इस तरीके से डिस्टेंस फाइंड करोगे। समझ आ गया? कोई मुश्किल है? चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं, वो भी ग्राफ का ही है, समझिएगा। द फॉलोइंग ग्राफ शोज द वेरिएशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ रॉकेट विथ टाइम। इसमें भी भाई वीटी ग्राफ ही है, इसमें भी वीटी ग्राफ है, समझिएगा। कुछ इस तरीके से है, ये 10 सेकेंड में इसका जो वेलोसिटी है वो कितना है? 1000 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है ना। ये v है इन मीटर पर सेकेंड और ये t है इन सेकेंड्स, ठीक है। और उसके बाद 110 सेकेंड में, ठीक है ना, 110 सेकेंड की सिचुएशन ये है और ये सिचुएशन है 120 सेकेंड्स की, ठीक है ना। समझिएगा बात को। हमसे क्या पूछता है? दैट द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द रॉकेट, मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द रॉकेट। बात को अच्छे समझिएगा, इसमें क्या बोल रहा है? 0 पे तो 0 और 10 सेकेंड में इसकी वेलोसिटी। मैक्सिमम हाइट फाइंड करना है, बात समझना आप। मैक्सिमम हाइट आप क्या देख रहे हो? 0 टाइम पे इसकी वेलोसिटी क्या है? 0। इनिशियल वेलोसिटी क्या है इसकी? 0 है इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है ना। उसके बाद क्या है? जो एक्सेलरेशन है ना, अपन को h फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? h फाइंड करना है। कितना मैक्सिमम हाइट क्या करेगा? ये अटेन करेगा, ठीक है ना। और 10 सेकेंड में इसकी वेलोसिटी क्या थी? 1000 मीटर, 1000 किलोमीटर, 1000 मीटर पर सेकेंड। क्या बोलता है इसमें? मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द रॉकेट, ठीक है ना। तो बात समझिएगा कि इसकी जो स्पीड है 10 सेकेंड में इसकी स्पीड कितनी है? 1000 है। और 10 सेकेंड के बाद इसकी स्पीड लगातार क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। खैर फिर भी हमें तो डिस्टेंस से मतलब है। किससे मतलब है? डिस्टेंस से। और डिस्टेंस क्या है? एरिया ऑफ क्या? एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। एरिया ऑफ क्या? वेलोसिटी टाइम ग्राफ। इसकी पहले वेलोसिटी इंक्रीज होती रही, फिर डिक्रीज होती रही, ठीक है ना। जिस लोकेशन के बाद इसकी स्पीड क्या हो गई? जैसे मान लो है, समझो कि पहले इसकी स्पीड लगातार इंक्रीज होती रही और एक टाइम के बाद इसकी स्पीड क्या होने लगी? डिक्रीज होने लगी। और यहां पे आके इसकी स्पीड क्या हो गई? 0। जिस जगह पे आके इसकी वेलोसिटी 0 हो गई, वही सिचुएशन क्या है? इसकी मैक्सिमम हाइट है। समझ रहे हैं बात को? व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट? एट मैक्सिमम हाइट वेलोसिटी इज इक्वल्स टू 0। गाड़ी पहले जैसे चढ़ती गई, उसकी स्पीड पहले बढ़ रही थी, अब स्पीड भले ही घटने लगी, 0 तो नहीं हो गई ना। जिस टाइम पे उसकी स्पीड 0 हो जाएगी, उस टाइम पे वो रिटर्न आना स्टार्ट कर देगा। तो वेलोसिटी कहां पे 0 हुई? 110 सेकेंड्स पे। 110 सेकेंड्स में इसकी वेलोसिटी 0 हो गई, वहां से ये क्या आने लग गया होगा? रिटर्न। मतलब 110 सेकेंड तक में इसने अपनी मैक्सिमम हाइट को अटेन कर लिया। समझिएगा बात को। तो क्या आएगी मैक्सिमम हाइट? एरिया ऑफ वीटी ग्राफ, एरिया ऑफ वीटी ग्राफ,
ठीक है ना। कब तक? अप टू द वेलोसिटी क्या? 0। तो वेलोसिटी 0 कहां तक है? 110 सेकेंड तक। चलिए समझिएगा, ये क्या बन रहा है? ये भी ट्राइंगल बन रहा है ना, ये ट्राइंगल बन रहा है ओ ए बी। तो ट्राइंगल का इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी। तो आप भी जानते हैं एरिया का फॉर्मूला हाफ ऑफ बेस, 0 से लेके यहां तक की लेंथ कितनी है? 110, और हाइट कितनी है? 1000 मीटर। चलिए इसको कैंसिल कर देते हैं, कितना आएगा? 500। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, 000 11 5 जा 55। तो हाइट कितनी आ गई बोलिए? 55 किलोमीटर आ गई। हाइट कितनी आ गई बोलिए? 55 किलोमीटर। कुछ समझ में आया कि नहीं आया? तो मैक्सिमम हाइट किसको बोलते हैं? मैक्सिमम हाइट उस डिस्प्लेसमेंट को बोलते हैं जहां तक पहुंच के वेलोसिटी क्या हो जाए? 0 हो जाए। वेलोसिटी क्या हो जाए बोलिए? 0 हो जाए। देखिए एक और प्रॉब्लम है हमारे पास, इसमें भी हमको ग्राफ दिया हुआ है, ये भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। जनरली ना आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ ही देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये देखिए, सबसे पहले अपन बात करेंगे 20 तक की बात, फिर ये क्या है 30 तक, फिर ये किधर पे है 40 पे, और ये किधर पे है 70 पे। ये सारा कुछ क्या है? टाइम है। किसमें टाइम? सेकंड्स में है। इसमें टाइम सेकंड्स में। और ये ना वेलोसिटीज हैं, ठीक है। 20 पे कितनी, सॉरी 20 पे कितनी वेलोसिटी? 20। 30 पे भी कितनी है? 20 है। 40 पे कितनी है? 60। 40 पे कितनी है? 60। ये वेलोसिटी है, वो भी काहे मेजर किया अपन ने? मीटर पर सेकंड में मेजर किया है। आगे समझिए, हमसे पूछता है द मैक्सिमम एक्सेलरेशन, ठीक है ना। मैक्सिमम एक्सेलरेशन समझिएगा, सबसे पहले हम बात करें इधर की, ठीक है ना। ये थीटा हो गया, ठीक है। आगे समझो, ये भी थीटा हो गया। अब देखिएगा, बात कर रहा है क्या? मैक्सिमम एक्सेलरेशन क्या होगा, ठीक है। यहां पे देखिए स्लोप a1 फाइंड कर रहे हैं अपन। ए ओ लिख सकते, ओ ए बी सी डी ई एफ जी, समझिएगा। a1 की बात कर रहे हैं, tan थीटा। tan थीटा मतलब क्या? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर भी 20 और बेस भी 20, तो कितना आएगा एक्सेलरेशन? 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या आएगा एक्सेलरेशन बोलिए? 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इधर पे तो देख रहे हैं आप, इधर पे क्या है? वेलोसिटी में चेंज ही नहीं हो रहा है, वेलोसिटी फिक्स है, मतलब यहाँ पे कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है। चलिए यहाँ की बात करते हैं, अब a2 की बात करते हैं, वो भी tan थीटा। अब देखिए यहाँ पे कितना चेंज है वेलोसिटी में? वेलोसिटी में कितना चेंज है? 40, ठीक है ना। वेलोसिटी में चेंज कितना है? 40। और टाइम में कितना चेंज है? 10। टाइम में कितना चेंज है? 10। तो कितना आएगा बताइए? 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कितना आएगा बोलिए? 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इसमें आ जाइए, फाइनली a3 की बात करते हैं। a3 में क्या आएगा? tan थीटा। tan थीटा कैसा रहेगा? नेगेटिव रहेगा। कैसा रहेगा? नेगेटिव, क्योंकि थीटा की वैल्यू क्या है? ऑब्ट्यूज है। थीटा की वैल्यू क्या है? ऑब्ट्यूज। परपेंडिकुलर कितना आएगा बोलिए? परपेंडिकुलर आएगा 60, और बेस कितना आएगा? 30। कितना आ रहा है? -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आप बताइए मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना है? 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना है बताइए? 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसमें ऑप्शन थे 4 3 2 1, ठीक है ना। ऑप्शन क्या थे? 4 3 2 1। देखते हैं, 4 ही होगा मेरे ख्याल से आंसर सही, 4 ही आंसर करेक्ट है। समझ में आ गया आपको? तो इस तरीके से आप ग्राफ की हेल्प से और वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस वगैरह फाइंड कर सकते हैं, ठीक है ना। इसको नोट कर लीजिए। इसी के साथ में आपको एक ग्राफ की एक्सरसाइज भेज रहा हूं, तो आपको ग्राफ के सारे प्रॉब्लम उससे बनाने हैं, ठीक है ना। समझ आ गया? इसको नोट करिए। फिर अपन रिलेटिव वेलोसिटी की बात करते हैं, नोट कीजिए।